हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड एलपीपी को सोल्व करने का एक और तरीका होता है। ठीक है, एलपीपी क्या होती है ये लोग आपको पहले से पता होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती है ये। इसमें क्योंकि लीनियर इसलिए होती है, कॉन्स्टेंट्स लीनियर होते हैं। ठीक है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से बना हुआ पूरा सब्जेक्ट है कि हम लोगों को प्रॉब्लम सोल्व करनी है कि हम किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो कुछ भी बिजनेस होता है वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर बेस रहता है, तो वो रेस्ट्रिक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो सिंप्लेक्स मेथड से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास में जो लॉस हम फाइंड करना चाहते हैं वो मिनिमम लॉस किस केस में होगा, इस वाले केस में मिनिमम लॉस होगा, और क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है उस वर्क को करने के लिए। वो रेस्ट्रिक्शंस, ये दो रेस्ट्रिक्शंस है। तो सिंप्लेक्स मेथड किस जगह अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास में कॉन्स्टेंट्स दोनों के दोनों किस टाइप के हों, लेस देन इक्वल्स टू के टाइप्स के हों। अगर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू वाला टाइप अगर आता है तो उसको हम बीगेम मेथड से करते हैं, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो फर्दर हम लोग अभी ये जो हमारा फॉर्म दे रखा है ये कैनोनिकल फॉर्म दे रखा है पूरे एलपीबी का। कैनोनिकल फॉर्म हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हमें इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के जाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहली चीज क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम टाइप का होना चाहिए, मिनिमम टाइप का नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं ये कॉन्स्टेंट्स हमारे इजिकल्स टू टाइप के होने चाहिए, और ये लेस देन इजिकल्स टू टाइप के नहीं होने चाहिए। तो उस चीज के लिए क्या करेंगे, हम इसको मैक्सिमम बनाने के लिए इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे होल को। ठीक है, तो ये मैक्सिमम की जगह मिनिमम हो जाएगा और ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स के लिए क्या करना होगा, कॉन्स्टेंट्स में सिंप्लेक्स मेथड के अंदर जहाँ पर हमारे कॉन्स्टेंट्स लेस देन इक्वल्स टू टाइप के होते हैं वहां पर हम कोशिश करते हैं स्लैक वेरिएबल डालने की। स्लैक वेरिएबल क्या होता है, स्लैक वेरिएबल थोड़ा सा स्लैक मतलब कि झटका लेकर के आता है इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन सॉरी मतलब ये इनइक्वालिटी है, पर इसको हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको दिखाई पड़ रहा है कि x1 प्लस x2 4 से थोड़ा सा छोटा है, 4 से छोटा है, तो 4 के इजिकल्स टू होने के लिए इसके अंदर कुछ जोड़ना होगा, कुछ प्लस करना होगा। सिमिलर चीज सेकेंड कांस्टेंट के लिए भी है। ठीक है, बिगेम मेथड में जो चीज लगने वाली है वो चीज मैं पहले से बता देता हूँ। बिगेम मेथड में जब हमारा कांस्टेंट ग्रेटर देन टाइप का होता है तो वहां पर हमें सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होता है। सरप्लस वेरिएबल किस तरह से, मान के चला हमारा कोई कांस्टेंट दे रखा है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो मतलब x1 और x2 को मैं जोड़ रहा हूँ तो वो 4 से कुछ बड़ा आ रहा है, मैं उसको 4 के इक्वल करना चाहता हूँ, तो मैं इस वाली टर्म में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो सरप्लस वेरिएबल को ही हम नेगेटिव स्लैक वेरिएबल भी बोलते हैं। एक ही चीज होती है दोनों, कि हमें जब इसको इक्वल्स टू बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब ये इक्वल्स टू बन जाएगा, तब ये इक्वल्स टू बन जाएगा। और ये वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, ये वाली कंडीशन में जब हम इसको इक्वल्स टू बनाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल का। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब फर्दर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद में हम इस पे डिस्कशन करेंगे किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ तक कि अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम टाइप का है और कॉन्स्टेंट्स हमारे इजिकल्स टू टाइप के हो चुके हैं। इसके अंदर हमने स्लैक वेरिएबल्स डाल दिए, और जितने भी वेरिएबल्स हैं एलपीपी के अंदर हमारी एक नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन होती है जो कहती है कि हमारे जो भी वेरिएबल्स हैं, डिसीजन वेरिएबल्स हैं, डिसीजन वेरिएबल्स के अलावा हमने जो सिलेक्ट वेरिएबल डाले हैं वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप होता है कि हम एक इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करें। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ से अब हमारा मेन सॉल्यूशन शुरू होता है। ठीक है ना, मतलब ये पार्ट सॉल्यूशन का ही है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर के गए। अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x1 और x2 को 0 के इक्वेट कर देंगे। 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा s1 = 4 मिल जाएगा। अगर मैंने इन दोनों को 0 रख दिया तो s1 4 हो जाएगा और s2 क्या हो जाएगा, s2 2 हो जाएगा। ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, टेबल्स बनाएंगे। हम इसके अंदर पहली सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे,
ये हमारी पहली सिंपलेक्स टेबल है। इसके अंदर हमको किस तरह से चीज़ें डालनी है, यहाँ पर हमारे होंगे कोफिशिएंट्स, सॉल्यूशंस के कोफिशिएंट्स, ठीक है। और ये चीज़ें जो है यहाँ पर है कोफिशिएंट्स किनके, इन वेरिएबल्स के, ठीक है। किस तरह से लिखना है मैं बताता हूँ, ठीक है ना। टेबल में ये सारे कॉलम्स बनेंगे, यहाँ पर वेरिएबल्स और बढ़ते भी जाएंगे अगर कांस्टेंट ज़्यादा है, S3 S4 भी इसके अंदर आ रहा है, या फिर हम बीएम मेथड करेंगे जब, तो यहाँ पर वेरिएबल उसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आएगा, वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। उसके कोफिशिएंट क्या होते हैं उसमें मैं एक अलग डिस्कशन है, वो उस क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा मैं। अभी यहाँ पर हमें उसके ऊपर लिखना है इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स क्या हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स क्या हैं, x1 का वेरिएबल है -3, x2 का -2 और इन दोनों के हैं 0 0, कोफिशिएंट इनके 0 से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वो वेरिएबल लिखना होता है जो वेरिएबल का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमने फाइंड करा है। क्या फाइंड करा है हमने, S1 और S2 मिले हम लोगों को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे S1 एंड S2, ठीक है। S1 और S2 के सॉल्यूशन क्या मिले हैं हम लोगों को, सॉल्यूशन मिले हैं 4 and 2 मिले हैं। S1 और S2 के कोफिशिएंट क्या हैं 0 and 0 ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर कौन से कोफिशिएंट्स आएंगे इस पे एक अलग डिस्कशन कैसे करना है हम लोगों को। इस जगह पे तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स लिखे, अब यहाँ पर हमें कांस्टेंट्स के कोफिशिएंट्स लिखना है, ठीक है ना। क्या कांस्टेंट्स था हमारा, पहला कांस्टेंट क्या था, पहला कांस्टेंट ये था, इसके अंदर x1 का कोफिशिएंट क्या है 1 है, x2 का कोफिशिएंट क्या है 2 है, सॉरी 1, इसका भी 1 है, और s1 का कोफिशिएंट 1 है और s2 का 0 है, ओके। सेकेंड कांस्टेंट के अंदर हमारा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, क्योंकि x2 का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, ओके। s1 यहाँ पर है ही नहीं, मतलब s1 का कोफिशिएंट क्या है इस जगह पर 0 है और s2 का कोफिशिएंट 1, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके आगे हम लोगों को करना होता है zj फाइंड करना होता है, zj किस तरह से फाइंड करेंगे, cj मल्टीप्लाइड बाय xj मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। zj होता है यही हमारा क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम z से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मिनिमम है या मैक्सिमम है वो zj पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये किस टाइप का आ रहा है उस पर अपन बात कर लेते हैं। किस तरह से फाइंड करते हैं हम, cj मल्टीप्लाइड बाय xj, ठीक है ना। xj के जो सॉल्यूशंस है इन सब पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 को मल्टीप्लाई 4 पर करेंगे तो 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई 2 पर करेंगे तो 0 आएगा, वो दोनों 0 को प्लस कर देना है, उन दोनों जीरोस को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलर चीज इस कॉलम के लिए करना है, इस कॉलम के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, हर जगह 0 ही आ रहा है क्योंकि इस जगह पे अभी कोफिशिएंट्स हमारे 0 है। अगले क्वेश्चन में जब यहाँ पर बीएम मेथड में जाएंगे तो उसके अंदर यहाँ पर m आ जाएंगे और कुछ फर्दर चेंजेस आएंगे, अभी टेबल्स दूसरी बनेगी तब यहाँ पर कोफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो यहाँ पर हर जगह पर 0 ही आने वाला है, 0 ही आने वाला है। अब क्या करना होता है हमें zj माइनस cj, ये जो हमारे zj's आए हैं सारे के सारे, इनमें से cj को माइनस करना है, cj क्या है ये है, इन सबको माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 3 प्लस का 2 और 0 and 0, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी सा क्वेश्चन था, इस कारण से सबसे पहले उठाया इस क्वेश्चन को, और ये एक ही टेबल में कंप्लीट भी हो गया, ये एक ही टेबल में क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। और इसका आंसर क्या है बड़ा इंटरेस्टिंग आया, ये जो zj है, सबसे पहले तो हमको चेक कैसे करना है कि हमारा काम हो गया है, चेक कैसे करना है कि हमारा जो zj माइनस cj है, ये इसको हम नेट इवोल्यूशन बोलते हैं। ये जो नेट इवोल्यूशन है, अगर हमारे सारे के सारे नॉन नेगेटिव आ रहे हैं तो हमारा काम हो चुका है, यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब हमें सिर्फ zj लिखना है और x1 और x2 की वैल्यूज फाइंड करके लिखनी है, सिर्फ इतना सा काम बचा है। अब जब हमारा नेट इवोल्यूशन सारे नॉन नेगेटिव आ रहे हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 0 है 0, ठीक है, नॉन नेगेटिव है सारे के सारे, तो हमारा सॉल्यूशन ऑब्टेन हो चुका है। और इसके अंदर हम देखें तो x1 और x2 तो आया ही नहीं है, तो x1 और x2 आया ही नहीं है, तो x1 और x2 की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो x भी होते हैं ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनका हमारा पास सॉल्यूशन है। अब x1 और x2 यहाँ पर है ही नहीं है तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, इसका मतलब उनकी वैल्यूज क्या है 0 है।
और हमारा मैक्सिमम जेड क्या आया, मैक्सिमम जेड स्टार क्या आया है हमारा, वो भी जीरो आया है, वो भी जीरो आया है, वो भी जीरो आया है। अब हमें तो जेड स्टार थोड़े फाइंड करना था, हमें तो मिनिमम जेड फाइंड करना था। मिनिमम जेड फाइंड करेंगे तो भी क्या आएगा, वो भी जीरो ही रहेगा, वो भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, बाय चांस मान के चलते कि मैक्सिमम जेड कुछ नेगेटिव में आ रहा होता, तो जब उसको मिनिमम जेड निकालते तो प्लस में हो जाता। ठीक है, पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारे मिनिमम टाइप के ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं ना, उसके अंदर जनरली हमारा आंसर जीरो ही आता है, क्योंकि हम कोई बिजनेस लेकर के बैठे हैं, उसके अंदर हमारा लॉस तो होना नहीं चाहिए ना, अपना तो पर्पस ही वो है। हमने कॉन्स्टेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया ही नहीं इस हिसाब से। पर ऐसा भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि विक्रम यूनिवर्सिटी कुछ भी बना सकती है, तो एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ना मैक्सिमम जेड भी नेगेटिव में आ रहा होगा, तो वो क्वेश्चन को देख लेंगे अपन एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में अब मैं आप लोगों को बिगेन मेथड का एक क्वेश्चन कराता हूँ। एक और चीज इसी क्वेश्चन के अंदर के इसके अंदर हम ऑब्टेन कर रहे हैं x1 और x2 दोनों क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। जीरो हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये डीजनरेट हो गए, ये खत्म हो गए हैं, ये वाले वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स खत्म हो गए। तो इस टाइप की एलपीपी को हम डीजनरेसी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 और 23 में आया हुआ है, और क्वेश्चन सिमिलर टाइप से यही आया हुआ है। ये एलपीपी दे देते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है, साथ के साथ में डीजनरेसी की डेफिनेशन भी पूछते हैं। तो डीजेनरेसी की डेफिनेशन यही है, जहां पर हमारा कोई भी एक भी वेरिएबल अगर जीरो हो जा रहा है तो उसको हम डीजेनरेसी प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में बीएम मेथड का करवाता हूँ, और एक क्वेश्चन में बता दूंगा कि कौन सा वाला है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही इस टाइप का है कि हमारा मैक्सिमम सॉल्यूशन भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखते के साथ में समझ में आ रहा है कि हमारा मैक्सिमम जेड नेगेटिव में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो हमको दिख रहा है कि माइनस 2x1 प्लस x2 बन रहा है ये। ठीक है, तो मतलब जो भी हमारा आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, वो किस तरह से आएगा उस पर एक अलग आर्ग्यूमेंट है ये। अब एलपीपी मैथमेटिकली तो किसी भी तरह की बनाई जा सकती, तो इसलिए ये बनी हुई है। अदरवाइज हमारा पर्पस प्रैक्टिकल बिजनेस में ये थोड़ा होता है कि हमारा प्रॉफिट नेगेटिव में आ रहा हो, है ना। मतलब कि मैं x1 कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूँ और एक दूसरे टाइप का प्रोडक्ट x2 बना रहा हूँ, कितने बना रहा हूँ, उस पर प्रॉफिट -2 का हो रहा है, इस पर प्रॉफिट -1 का हो रहा है। मतलब मुझे वो बनाने के ऊपर पैसे लगाने पड़ रहे, तो इतनी बुद्धिमानी थोड़ा लगाएगा क्या भाई। अब बात करते हैं, ये कैनोनिकल फॉर्म में है, इसको हमें लेकर के जाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी मैक्सिमम टाइप का, तो उसमें कुछ चेंज होना नहीं। कॉन्स्टेंट्स में चेंज होगा, तो कॉन्स्टेंट्स में चेंज किस तरह से होगा देखते हैं ना। प्लस 3x2, और ये क्योंकि ग्रेटर देन टाइप का है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा, s1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, s1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, प्लस एक इसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल भी डालूंगा। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों डालूंगा मैं एक बार बता दूंगा मैं कि क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। आर्टिफिशियल वेरिएबल का क्या रोल होता है इसके अंदर। ये लेस देन टाइप का ही है, तो इसके अंदर मुझे स्लैक वेरिएबल ही डालना है। स्लैक वेरिएबल किस तरह से डालते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, और जहां स्लैक वेरिएबल डालते हैं वहां पर आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, थर्ड वाला हमारा किस तरह से बनेगा, थर्ड वाले में भी यहाँ पर भी मुझे आर्टिफिशियल वेरिएबल डालना पड़ता है। ठीक है, ये प्लस ही करते हैं इसको। अब सुनो, आर्टिफिशियल वेरिएबल का क्या रोल है। जिस तरह की अभी हम इसके अंदर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ना, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम x1 और x2 को जीरो रखते हैं। अब अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं डाला होता और x1 x2 को जीरो रखता, तो मुझे क्या मिलता। मान के चलिए यहाँ पर a1 नहीं है, तो मुझे क्या मिलता, s1 माइनस का s1 इजिकल्स टू 6 मिलता। माइनस का s1 इजिकल्स टू 6 मिलता, मतलब s1 इजिकल्स टू क्या हो जाता, माइनस का 6 हो जाता। बट एक नॉन नेगेटिविटी की भी तो कंडीशन है, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाले होते हैं कि x1 x2 और जितने भी स्लैक या सरप्लस वेरिएबल सारे के सारे क्या होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पर ये तो नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव नहीं आए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल डालते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल डाल देंगे इसके अंदर।
ओके, तो उससे हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल डाला। अब यहाँ पर भी आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों डालना पड़ा, जबकि ये तो इजिकल्स टू टाइप का था, ये इजिकल्स टू टाइप का था। अब यहाँ पर भी तो मैं x1 x2 को 0 रखूंगा, मैं इन दोनों को 0 रखूंगा तो 0 इजिकल्स टू 3 हो जाएगा। 0 इजिकल्स टू 3 होता है क्या, नहीं होता है। तो 0 के प्लस में कुछ तो होगा जो 3 के बराबर होगा, इस कारण से यहाँ पर एक और आर्टिफिशियल वेरिएबल डाला है a। ठीक है, कंडीशन वही सेम है कि यहाँ पर क्या होगा, x1 x2 s1 s2 a1 और a2 ये सारे के सारे क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे। ओके, अब इसके आगे हमें बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हम पुट करेंगे। और पुट क्या पुट करना है वो ध्यान में देने वाली बात है कि अब हमें जहां पर स्लैक वेरिएबल है वहां पर स्लैक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, और जहां पर आर्टिफिशियल वेरिएबल है वहां आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे इस टाइम। तो फर्स्ट वाले कांस्टेंट के हिसाब से मुझे अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे क्या क्या पुट करना पड़ेगा, x1 x2 और s1 तीनों को 0 रखना है, तीनों को 0 रखना है। ठीक है, सेकंड वाले के हिसाब से x1 x2 को ही रखना है, तो वो तो एक बार रख ही चुके हैं, वो तो रखना ही है, वो तो फिक्स ही है, x1 और x2 को तो 0 रखना ही पड़ेगा। थर्ड वाले में x1 और x2 को ही रखना है। ठीक है, a2 आ रहा है तो a2 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल को 0 नहीं रखना, आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ में जो जो भी चीजें हैं उन सबको 0 रखना है। x1 is equals to 0 रखा, x2 is equals to 0 रखा, s1 is equals to 0 रखा और s2 is equals to नहीं s2 नहीं रखना है, s2 0 नहीं रखना है। ठीक है, s2 0 नहीं रखना है। अब हाँ, बस ये चीजों को 0 रखेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ से अगर रखेंगे तो a1 मिल जाएगा, यहाँ से s2 मिल जाएगा, यहाँ से a2 मिल जाएगा। तो हमको मिला क्या, हमको मिला a1 is equals to 6, ठीक है, s2 is equals to 4, s2 भी मिलेगा, इन दोनों में 0 रखेंगे तो s2 की वैल्यू मिल जाएगी, और a2 मिलेगा 3। ये हमारा क्या हुआ, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक, ये हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। अब इसके आगे हम लोगों को हमारी बनानी है पहली सिंप्लेक्स टेबल। इस टेबल को बोलते हैं सिंप्लेक्स टेबल ही है। ठीक है, अब इसमें बीगेम मेथड क्यों बोलते हैं, अब वो एक मेन चीज तो भूल ही गए अपन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है वो भी हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थोड़ा सा चेंज क्या मतलब, जो हमारे वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उसके कोएफिशिएंट यहाँ पर भी कुछ होते हैं, उसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, मैं इसी में एडिट करके लिख देता हूँ ना। यहाँ पर अब माइनस का x2 के बाद में प्लस s1 का कोएफिशिएंट 0 ही रहना है, s2 का कोएफिशिएंट 0 ही रहना है। पर अब यहाँ से ट्रिक अलग चीज चली गई, हमारे जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में माइनस m होते हैं। क्या होते हैं, माइनस m। और ये माइनस m क्या है, कोई बहुत बड़ा लार्ज नंबर है। अपन पिछली वीडियो में जब हम असाइनमेंट प्रॉब्लम कर रहे थे तभी मैंने बताया था, m क्या लेते हैं हम, कोई बहुत बड़ा लार्ज नंबर है जिसमें कुछ जोड़ने घटाने पर कुछ फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का फर्क पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना होगा हमें यहाँ पर सिंप्लेक्स टेबल के अंदर। किस तरह से, अब यहाँ पर कोएफिशिएंट, फिर वेरिएबल्स, फिर उनके सॉल्यूशंस, और फिर यहाँ पर वापस वही वेरिएबल्स। ठीक है, और ऊपर क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है, यहाँ पर है माइनस का 2, माइनस का 1, 0 0, माइनस का m, माइनस का m, ये हमारे कोएफिशिएंट हो गए। सॉल्यूशन, बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन हमें किस चीज का मिला है, a1 s2 a2 का, a1 s2 और a2 का हमें बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड हुआ है। ठीक है ना, इनके कोएफिशिएंट्स क्या है, इनके कोएफिशिएंट्स यहीं से देख लो, a1 का है माइनस का m, s2 का है 0 और इसका भी क्या है, माइनस का m। सॉल्यूशंस क्या फाइंड हुए, a1 का 6 मिला है, s2 का 4 मिला है और a2 का 3 मिला है। इनके कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स के अंदर यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है माइनस का 1 और ये है 0, ये है 1 और ये भी है 0। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले कांस्टेंट के अंदर s2 नहीं है, a2 भी नहीं है, तो उनके कोएफिशिएंट क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है,
सेकेंड वाले के लिए सेम चीज 1 2 और S2 नहीं है इसके अंदर, S2 है S1 नहीं है, और यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल भी नहीं है, और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर A2 के लिए 1 है, बाकी के लिए क्या है 0 है। ओके, अब ये हमारी सिंपलेक्स टेबल है। यहाँ पर फाइंड करना होता है हमको ZJ क्या होता है CJ क्रॉस XJ होता है, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब 0 का भी हो रहा है पर 0 का मल्टीप्लाई करने पर तो 0 ही आएगा। इन तीनों चीजों का मल्टीप्लाई इधर पे करके ऐड करना है, सिंपल बात ये है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6m माइनस का 3m तो आएगा माइनस का 9m, ठीक है। इधर पे करके देखेंगे तो आएगा माइनस का 7m, इधर पे करके देखेंगे तो आएगा माइनस का 4m, इधर पे करेंगे तो आएगा प्लस का m, इधर पे करके देखेंगे 0, इधर पे करके देखेंगे माइनस का m, इधर पे करके देखेंगे माइनस का m, ठीक है। अब इसकी अगली स्टेप में क्या फाइंड करते हैं हम, नेट इवैल्यूएशन। नेट इवैल्यूएशन क्या होता है, ZJ माइनस CJ होता है, इनमें से इसको घटाना है, तो इसको घटा करके लिख देंगे माइनस का 7m माइनस 2, इसमें से इसको घटा करके लिख देंगे प्लस आएगा, ठीक है। माइनस करना होता है इसमें से, और ये ऑलरेडी माइनस का तो प्लस आ जाएगा, माइनस का 4m प्लस 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो m ही रहेगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0 ही रहेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 हो गया। ये हमारी पहली सिंपलेक्स टेबल बनी, और इस सिंपलेक्स टेबल में हम देख रहे हैं कि नॉन नेगेटिविटी नहीं प्रूव हो रही है। यहाँ पर हमारे जो नेट इवैल्यूएशन है ये नेगेटिव में आ रही है, दोनों टर्म्स कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। हमारा पर्पस था कि ये पॉजिटिव आए, पर ये नेगेटिव आ रही है, तो मतलब अभी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला। ये जो हम मान के चलिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, हम चाहते हैं हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले। अब क्योंकि ये नॉन नेगेटिव नहीं है तो इसलिए क्या करेंगे, जो मोस्ट नेगेटिव है वो वाला वेरिएबल हम एंटर करा देंगे टेबल के अंदर। जो मोस्ट वेरिएबल है, मोस्ट नेगेटिव को हम एंटर करा देंगे। एंटर कराने के लिए सिंपल बात है, हमने अभी बताया था m हम कोई बहुत बड़ा नंबर मान रहे हैं, मान के चलो कि m है 1000 है, तो m का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7000 होगा, यहाँ पे ये 4000 ही है, तो बड़ा कौन है, बड़ा ये है, ठीक है ना। जो मोस्ट नेगेटिव ये है, मोस्ट नेगेटिव ये है, तो ये वाला वेरिएबल एंटर कर जाएगा, x1 एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब x1 टेबल के अंदर आ रहा है तो किसी वेरिएबल को रिप्लेस करेगा, किसी एक वेरिएबल को टेबल से डिपार्ट करना होगा। वो डिपार्ट कौन सा करेगा, वो डिपेंड करता है मिनिमम रेशियो पर, मिनिमम रेशियो पर। और मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन अपॉन एंटरिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल x1 है तो सॉल्यूशन अपॉन x1, ठीक है ना। अब सिंपल इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 6/4 होता है 1.5, ठीक है। ये होता है 4, ये होता है 1, ये होता है 1, ठीक है ना। क्या करा हमने, सॉल्यूशन अपन में x1 करा। x1 क्यों करा, क्योंकि x1 हमारा एंटरिंग वेरिएबल है। एंटरिंग वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये वाली वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है, ओके। अब इनमें जो मिनिमम आया है, 1 आया है, और 1 किसकी वजह से आया, 1 किसकी वजह से आया, जब मैंने x1 को सॉल्यूशन को x1 से डिवाइड करा, और सॉल्यूशन किसका था, ये सॉल्यूशन था a2 का, सॉल्यूशन किसका था, a2 का था, तो a2 क्या करेगा, टेबल से डिपार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद में हमें लिखना होता है कि एंटरिंग वेरिएबल क्या है, एंटरिंग वेरिएबल है हमारा x1, और डिपार्टिंग क्या है, डिपार्टिंग वेरिएबल है हमारा a2 डिपार्टिंग वेरिएबल है। और a2 डिपार्ट किसकी वजह से कर गया, क्योंकि हमने इसके सॉल्यूशन को इस 3 से डिवाइड करा था, ठीक है ना। तो एक और चीज, हमारी की एलिमेंट किसकी वजह से डिपार्ट करा है, की एलिमेंट है हमारा 3, क्योंकि हमने इस सॉल्यूशन को इस 3 से डिवाइड करा था, इसलिए ये 3 हमारा की एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारी अभी नॉन नेगेटिव
नहीं थे सारे, ये नेगेटिव आ गया, तो अब हमको सेकेंड टेबल भी बनानी होगी। सेकेंड टेबल कैसे बनाएंगे उस पर डिस्कशन करते हैं। ओके, तो सेकेंड टेबल पर आते हैं हम लोग। सेकेंड टेबल में किस तरह से बनानी होती है, सेकेंड टेबल में चेंजेस हो जाएंगे सारे के सारे। क्या कोफिशिएंट्स में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोफिशिएंट्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के थे वही के वही रहेंगे। और अभी जो हमारा बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन के जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। क्या चेंज हुए हैं, वहाँ पर अभी a1 की जगह तो a1 ही है, s2 की जगह s2 ही है, पर a2 डिपार्ट करके अब x1 आ चुका है। यहाँ पर a2 की जगह x1 आ चुका है। ओके, अब कोफिशिएंट यहाँ पर उस हिसाब से लिखाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर -n1 था क्योंकि वो a2 का कोफिशिएंट था, x1 का कोफिशिएंट -2 तो -2 लिखा है, बाकी ऊपर तो में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप जो हमारे ये जो सॉल्यूशंस और कोफिशिएंट्स बनाने का, अब यहाँ पर उस तरह से नहीं करना है कांस्टेंट्स के ही कोफिशिएंट्स लिख डाले, नहीं ऐसा नहीं करना। अब इनके सॉल्यूशंस भी चेंज हो जाएंगे। इनके सॉल्यूशन किस तरह से चेंज होंगे ध्यान देना। हमारा a2 रिप्लेस होकर x1 आया ना, तो हम ये वाला जो रो है इस रो में कोशिश करेंगे कि जो हमारा की एलिमेंट है, की एलिमेंट को 1 बनाना है, की एलिमेंट को 1 बनाना है, की एलिमेंट को 1 बनाना है, की एलिमेंट 3 है, 3 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो सिर्फ इस 3 को नहीं डिवाइड करेंगे, हम पूरी की पूरी रो को 3 से डिवाइड कर देंगे। और एडिशनल एक और चीज कि a2 हमारा डिपार्ट कर चुका है ना, तो ये बीगेम मेथड में ही सिर्फ ये छूट है कि बीगेम मेथड के अंदर जो हमारा वेरिएबल, स्पेशली जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, अगर वो डिपार्ट कर गया है तो उसको हम हटा देते हैं कॉलम से। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर हमने a2 नहीं लिखा है। और ये चीज सिर्फ हम बीगेम मेथड में कर सकते हैं और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए ही कर सकते हैं, ना तो सिंप्लेक्स में कर सकते हैं ना टू फेज में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस 3 को 1 बनाए, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, पूरी रो को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा और यहाँ पर भी 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगली चीज हमारा जो ऊपर वाले दोनों रोज हैं, ऊपर वाले जो दोनों रोज हैं ना, की एलिमेंट के ऊपर के दोनों एलिमेंट हम 0 बनाना चाहते हैं। ये हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम इसको 0 बनाना चाहते हैं। तो इसको 0 किस तरह से बनाएंगे, इसको 0 कैसे बनाएंगे सुनना ना। हम पहले ये वाला रो तैयार करते हैं, ये वाला रो तैयार करेंगे ना, तो इस रो को तैयार करने का तरीका क्या है कि इस रो के जितने पुराने एलिमेंट्स हैं पहले तो वो लिखेंगे। ठीक है ना, क्या एलिमेंट्स हैं 4 1 2 0 0 0 1 0 1 और फिर 0। ठीक है ना, ये सारे पुराने एलिमेंट्स लिख दिए। पुराने एलिमेंट्स लिख देने के बाद में इनमें सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, इनमें सब्ट्रैक्ट करूंगा, इनको सबको सब्ट्रैक्ट करूंगा। और सब्ट्रैक्ट किसको करूंगा, नई वाली रो को, ये जो नई वाली रो है इसको नई वाली रो को सब्ट्रैक्ट करूंगा। 1 1 1/3 और 0 एंड 0 कुछ मिसिंग है यार, अरे ये एक बार 0, हाँ ठीक ठीक है। ठीक, क्या करा हमने, पहले हमने पुरानी वाली रो लिखी, उसमें सब्ट्रैक्ट करा नई वाली रो को, और सिर्फ ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, इसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई भी होगा। क्या मल्टीप्लाई होना है, जो की एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाला नंबर है। ठीक है ना, अभी हम ये वाली रो तैयार कर रहे हैं, तो इस की एलिमेंट के ऊपर इस वाली रो का एलिमेंट जो है उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आंसर क्या आने वाले हैं उस पर ध्यान देते हैं। उस पर आंसर पे ध्यान देंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आ रहा है ना क्या 6 में 5/3, यहाँ पर आ रहा है 0, यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर आ रहा है 0। ठीक है ना, अब जैसा हमने देखा, हम पहले ही बोला था मैंने कि की एलिमेंट के ऊपर जो है उसको मुझे 0 बनाना है, तो ये 1 की चीज में 0 आ गया, वो 0 बन गया। सेम चीज हम ऊपर के लिए भी करेंगे। किस तरह से करेंगे, पहले 3 लिख देते हैं। क्या आए हैं 3 0 5/3 और फिर 0 1 0, ये आए हैं। अब नेक्स्ट तैयार करते हैं। पुरानी रो क्या थी, पुरानी रो थी 6 4 3 -1 0 एंड 1। ठीक है, ये हमारी पुरानी रो थी, इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है नई वाली रो को। नई वाली रो क्या है 1 1 1/3
0 0 0, इनमें मल्टीप्लाई किसका करना है, मल्टीप्लाई किसका करना है कि एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाला 4 है अभी इस वाली रो में, तो 4 का मल्टीप्लाई करना है। क्या आ रहा है आंसर, 6 - 4 2, यहाँ 0। देखो मैं बोला था कि हम चाहते हैं कि ये एलिमेंट के ऊपर वाला 0 बन जाए, ये 0 बना, पहले ये 0 बना, अब ये भी 0 बन गया, ठीक है ना। 9 - 4 होता है, यहाँ पर भी आ जाएगा 5/3, ठीक है ना। ये क्या है माइनस का 1, ये क्या है 0, ये क्या है 1, ठीक है ना। इसकी सीध में लिखो यार, ओके सही है। यहाँ पर आ रहा है 2, फिर आया 0, 5/3 माइनस का 1, और ये फिर 0 एंड 1, ओके। ये हमारी नई सिंपलेक्स टेबल रेडी हो चुकी है। इसमें भी सेम प्रोसीजर, हम zj फाइंड करेंगे, फिर नेट एवोल्यूशन फाइंड करेंगे। zj इक्वल्स टू क्या होता है, cj क्रॉस xj। क्या हो रहा है ये माइनस का 2m और माइनस का 2, माइनस का 2m माइनस का 2, ठीक है। अब इधर पर आएंगे तो इसका 0 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, ये आ जाएगा माइनस का 2, इसका इस पे करेंगे और इसका इस पे भी करेंगे, तो क्या रहेगा ये 5m माइनस का अपॉन 3 माइनस का 2/3 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 5m 2/3, ये आ रहा है यहाँ पर माइनस का 5m माइनस 2/3, ठीक है। इधर पे करेंगे तो प्लस का m आ जाएगा, इधर पे करेंगे तो 0 आ जाएगा, इस पे करेंगे माइनस का m, ठीक है ना। अब zj माइनस cj, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5m प्लस 1 अपॉन 3, m में से इसको घटाएंगे तो m ही रहेगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे 0, ठीक है। अभी भी हमारा एक नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव रह रहा है, एक ये चीज जो है अभी भी नेगेटिव रह रही है, तो इसको अब एंटर करा देंगे, ठीक है ना। इसको अब एंटर करा देते हैं, इसको एंटर करा देते हैं, और अब इसका काम खत्म हो चुका है, इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं। ओके, ये एंटर करा है, तो अब हमें मिनिमम रेशियो फाइंड करना होगा। मिनिमम रेशियो क्या होगा, वो सॉल्यूशन अपॉन जो एंटर करा है, एंटर आपके x2 करा है, x2 एंटर करा है तो अपॉन में x2 कर देंगे। इसको इससे डिवाइड करा तो ये आ रहा है, क्या आएगा ये 6/5, 6/5 इज इक्वल्स टू 1.2, और इसको इस पे करा तो 9/5 इज इक्वल्स टू 1.8 है ना, और इसको इससे करा तो ये तो 3 आ जाएगा, तो ये वाला रहा फिर सबसे मिनिमम, ये वाला सबसे मिनिमम रहा, मतलब ये डिपार्ट करेगा, ये डिपार्ट करेगा, किसकी वजह से डिपार्ट करा, इसकी वजह से करा, ओके। मिनिमम रेशियो 1.2 आया है, किसकी वजह से आया है, a1 की कॉलम में आया है, a1 की रो में आया है, a1 डिपार्ट करेगा, किसकी वजह से आया है 5/3 की वजह से आया, ठीक है। 5/3 हमारा की एलिमेंट रहेगा, तो अब के a1 भी डिपार्ट करेगा, ये एंटर कर गया, ये डिपार्ट करेगा, हम लिखेंगे साइड में एंटरिंग क्या है, एंटरिंग है हमारा x2, डिपार्टिंग है a1, और की एलिमेंट है हमारा 5/3। अब एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब तक हमारे सिंपलेक्स टेबल में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो वो हमारा सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा नेट एवोल्यूशन पूरा का पूरा पॉजिटिव आ जाए, नॉन नेगेटिव रहे, मतलब अल्टीमेटली 0 रहे या फिर पॉजिटिव रहे, तो उसको हम नॉन नेगेटिव कहते हैं। पर आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तब तक हमारा वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है ना, वो तब भी फिजिबल सॉल्यूशन ही माना जाएगा। कि एक आर्टिफिशियल वेरिएबल एडिशनली हमको डाले रखना पड़ रहा है ऑप्टिमल निकालने के लिए, तो मतलब वो ऑप्टिमल है नहीं एक्चुअली में, ठीक है ना।
यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम थर्ड टेबल पर प्रोसीड करेंगे। ओके तो अब हम बात कर रहे हैं थर्ड सिंप्लेक्स टेबल पर। थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में सिमिलर चीज हमें करनी होगी। अब हम चाहते हैं कि ये 1 बन जाए, ये 1 बन जाए तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 का। तो 3/5 का पूरे रो के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 6/5, यहाँ करेंगे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस का 3/5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रहेगा। और क्योंकि डिपार्टिंग एलिमेंट अभी हमारा a1 है तो डिपार्ट कर दिया हमने a1 को भी यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, अब हम सेकेंड रो तैयार कर रहे हैं। सेकेंड रो के लिए हमारा जो पुराने एलिमेंट्स थे, पुराने एलिमेंट्स क्या थे, 3 0 5/3 0 एंड 1। a1 वाला नहीं लिखना है 0, क्यों, क्योंकि उधर डिपार्ट कर गया। ठीक है, माइनस करना है नए वाले एलिमेंट्स को। ठीक है, नए वाले एलिमेंट्स क्या है, 6/5 फिर 0 फिर 1 और फिर 3/5 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 3 तो प्लस हो जाएगा, और फिर से 0। मल्टीप्लाई किसका करना है, की एलिमेंट के जस्ट नीचे वाला, की एलिमेंट के जस्ट नीचे वाला 5/3, तो 5/3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, आंसर्स क्या आने वाले हैं, ये 3 से ये 2 टाइम्स कट गया, ये से ये कट गया, आ गया आंसर 1। ठीक है, इसमें से तो ये तो 0 ही रहेगा, 0 में से कुछ भी घटाओ 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 0 हो गया, ये आ गया अब हमारा 3 से ठीक कटा, 5 से 5 कटा, आ गया 1, यहाँ से वही आ गया 1। ठीक है ना, हमारा रो किस तरह से बना, 1 0 0 1 एंड 1। थर्ड वाला रो किस तरह से बनेगा, पहले पुराना वाला रो लिखो, 1 1 1/3 0 एंड 0, माइनस करना है सब में से, माइनस किसको करना है, 6/5 0 1 3/5 एंड 0। मल्टीप्लाई किसका करना है, 1/3 का, 1/3 1/3 1/3 का क्यों मल्टीप्लाई करा, की एलिमेंट की सीध वाला। ठीक है, ओके, ये 3 से कट 2 टाइम्स, ये बचा 5 में से 2 या 3/5। ठीक है, ये बचा 0, ये नहीं ये 1, ये 1 और ये 0। ठीक है, ये से ये कटा और ये आ गया माइनस का, ठीक है, और ये आ गया 0। ओके, तो हमारे आए 3/5 1 0 1/5 एंड 0, माइनस का 1/5। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना, प्रीवियसली कुछ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ प्लस का आना चाहिए 1/5। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन करा है हमने 1/3 का, ये जब हम माइनस कर रहे हैं, -3/5 कर रहे हैं, तो उसको हम प्लस बनाना भूल गए, इस कारण से यहाँ पर माइनस लगा दिया था। ये माइनस का नहीं प्लस का रहेगा, इसलिए आंसर हमारा प्लस का 2/5 आएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें क्लियर है, किस तरह से करिए, इसका मल्टीप्लाई इधर पे माइनस का 2, इसके इधर पे करा माइनस का 1, इन दोनों का इस पे करा तो प्लस का 2/5 आएगा और इधर पर 0 आएगा। ठीक है, ZJ माइनस CJ करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा 0। ठीक है ना, अब हमारा नेट इवोल्यूशन देख सकते हैं हम कि सारे के सारे किस तरह के हैं, पॉजिटिव है, तो हम लिख देंगे ऑल ZJ माइनस CJ आर नॉन नेगेटिव। Therefore, the solution is optimal। इसलिए हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया है। और हमें मैक्सिमम जेड की वैल्यू क्या मिली, मैक्सिमम जेड की वैल्यू मिली क्या, माइनस का 12/5, और x1 है यहाँ पर क्या, x1 क्या है 3/5, और x2 क्या है हमारा 6/5।
ठीक है, तो ये एक अतरंगी सा क्वेश्चन जो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 नंबर में आया है। इसमें अतरंगीनेस क्या है कि भाई हमारा मैक्सिमम रेट नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, ये बीगेम मेथड हो गई यहाँ पर हमारी।